अब समुद्र में नहीं कूदना है, छोटी छोटी नदियों को इकट्ठा करके समुद्र बनना है। तो बड़ी दलों से गठबंधन के अनुभव बहुत खराब थे, लेकिन हम जैसे सताए गए लोग जिनको धोखा मिला है उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग बेचारे सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना। तो इसलिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय वीर दल, न्याय पार्टी, पिछड़ा समाज पार्टी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, सम्यक पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, हरित क्रांति पार्टी, मजदूर किसान यूनियन पार्टी, वंचित समाज इंसाफ पार्टी, पथिक जनशक्ति पार्टी, अखिल भारतीय गरीब पार्टी, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय कर्षक दल, इंडियन नेशनल लीग, राष्ट्रीय जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय सबका दल, अखिल भारतीय गरीब पार्टी, समदर्शी समाज पार्टी, अखंड समाज पार्टी, अभय समाज पार्टी, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जन सम्मान पार्टी, न्याय पार्टी, मुस्लिम मजलिस, भारतीय एकता मंच, वोटर पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, किसान दल और गरीब स्वराज पार्टी। एक पार्टी जिनका मैंने जिक्र किया कि वो जब आ जाएंगे तभी मैं उनकी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। तो ये हमारा दल है, ये हमारा संयुक्त मोर्चा है, जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश में विकल्प देंगे। कितनी पार्टियों से भी आजाद जी, ये जो मुस्लिम कितनी पार्टियों से? लगभग 30 पार्टियां। ये ओवैसी जी की पार्टी है या कोई और है? नहीं, उत्तर प्रदेश की। मैं अपनी बात पहले रख दूं, फिर आप सब लोग अपने सवाल हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश है और हमने जो गठबंधन बनाया है ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है। और इस गठबंधन का ये सब लोग वो लोग हैं जिनको नजरअंदाज तो किया गया, लेकिन इन्होंने जमीन पे काम किया है। जैसे बाबूराम पाल जी हमारे साथ हैं, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे, ये भी जो है आज हमारे साथ है। मैं किस कारणों से हैं वो बाबूराम पाल जी अपने आप बता देंगे। और हमारे साथ राजकुमार सैनी जी हैं, पूर्व MP, और बघेल साहब हैं, और तमाम जो लोग हैं, क्योंकि मैं ज्यादा अब तो साथ में रहेंगे हम लोग, पूरा उत्तर प्रदेश घूमेंगे, इनकी सीटों पे जहां जहां लड़ेंगे वहां जाके इनको चुनाव लड़ाएंगे। और ये सब लोग मिलकर भी मुझे गोरखपुर लड़ाने आएंगे। गोरखपुर की तैयारी पूरी हो गई है। गोरखपुर में आज हमारी शाम में वर्चुअल मीटिंग है, जितने सारे बूथ हैं अगले 3 दिन में बूथ कमेटी आ जाएंगी पूरी तैयार होकर। तो वर्चुअल मीटिंग है और मैं इसी हफ्ते में, जो नया हफ्ता शुरू होगा उसी हफ्ते में गोरखपुर कूच करूंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जनता को वोट देनी है और जनता को विकल्प की जरूरत। जो पुराने दल में आप सभी की बात करूंगा, जो पुरानी पार्टियां वो सब सत्ता में रही और जनता ने उनको इसलिए बदला क्योंकि वो बुनियादी काम नहीं कर पाई। जनता ने 5 साल के बाद ये महसूस किया कि भाई इन्होंने तो हमें ठगा है, अब इनकी जरूरत हमें नहीं है। तो दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है कि हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है, तो इन साथियों के आने के बाद उसमें भी कुछ थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके क्षेत्रों के मुद्दे भी उसमें जोड़ने पड़ेंगे। जैसे अनुदेशकों को नियमित करना पड़ेगा, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और हम इस मांग का समर्थन करते हैं। जैसे सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी सुविधा से निकाल के नियमित करना पड़ेगा, जिससे वो भी आगे बढ़ सके। और आज ही मैंने महसूस किया, और ये मुझे कम से कम 500 बच्चों का मैसेज आया कि आप भैया नौजवान हैं, युवाओं को, बेरोजगार युवाओं की परेशानी समझते हैं। हम पेपर देने आए हैं यहाँ 4-4, 5-5 जिले छोड़ के, और कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी कागज की वजह से नहीं घुसने देते, कभी और समस्या है। तो हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी के साथ जो संयुक्त गठबंधन ये बना है, हमें जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पेपर की व्यवस्था एक जिले से दूसरे जिले में करेंगे, ना कि 10 जिले छोड़ के, जिससे युवाओं पे ये बोझ ना पड़े। और जैसे हमने पहले बताया कि टोल फ्री करेंगे, क्योंकि हम सेस भी देते हैं और रोड टैक्स भी देते हैं। उसके बाद अगर हम ये टोल टैक्स भी देंगे तो इससे गरीबों को बड़ी परेशानी होती है। दो भी अगर फास्टैग ना हो तो दुगने पैसे दो, और अगर आप एक बार पूछ लोगे तो मारपीट हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का शासन है। तो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जरूरी हमने जो मांग रखी है, हमारे सभी साथियों की मांग थी, क्योंकि मुद्दा आधारित जो है ये गठबंधन है कि सबके लिए समान शिक्षा, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, और चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो किसी जाति वर्ग के लोग हों, सबके लिए बच्चों के, जिससे कि पैसे कमी के कारण किसी गरीब के सपने ना कुचले जाए, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार मिले, और सबके लिए फ्री हेल्थ,
जब नेताओं को मिल सकती है, जब अधिकारियों को मिल सकती है, तो आम आदमी को भी, क्योंकि जब कोई अपना खोता है तब उसको एहसास होता है हमने तो खोया है। तो कोई व्यक्ति अपने पिता को, बहन को, माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को इसलिए ना खो दे कि उसकी जेब में इलाज के लिए पैसे ना हो। तो बुनियादी काम इन चीजों पे करना है, जिससे आज भी लोकतंत्र के 71-72 साल भी आम जनमानस अछूता है। और अगर वो नेताओं को के घोषणा पत्र के बाद 5 साल बाद उनसे पूछे तो नेता कहते हैं कि जा दोबारा वोट मत देना। तो मैं समझता हूँ इस तरह की डेमोक्रेसी जहाँ जनता वोट देने के बाद ठगा महसूस करे, ये पूरे देश में भी चल रही है, उत्तर प्रदेश में। इसके खिलाफ ही हमारा यहाँ आंदोलन है। और ये मोर्चा सिर्फ 22 के लिए नहीं, इस मोर्चे को हम और तैयार करके हम इसको 2024 तक लेके जाएंगे और 2024 में भी इसी मोर्चे के जरिए मिलकर लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक समीकरण जो है, इसमें कश्यप समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, पटेल समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, जिसमें प्रजापति, पाल, चौहान, विश्वकर्मा, ये सोनकर, सैनी, गुर्जर, जाट, ये तमाम जो जातियां जिनका वोट बड़े पैमाने पर गांव क्षेत्र में है, जो तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, अब उन्हीं जातियों को जोड़ के एक जातियों का समूह बनाया कि भाईचारा बने और इसके जरिए आम जनमानस के काम और अच्छे लोगों को मौका मिले। क्योंकि आज तो राजतंत्र और ये राजनीति ऐसी हो गई है कि बेटा जो है ना, आप हर पार्टी में चेक कर लो, पिताजी एमपी हैं तो बेटा भी विधायक बनेगा, टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देंगे। और एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही। तो नए लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है परिवर्तन करने की और एकता बनाने की, उनको मौका कैसे मिलेगा। तो इसलिए इस बैनर से भी गैर विवादित और जो जिन पे क्रिमिनल केस ना ऐसे लोगों को हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। और आपने हमें सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने सवाल जो हैं, अच्छा 2 पार्टियों की और वो है, जैसे मजदूर किसान यूनियन पार्टी और राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी। तो मैं अपने गठबंधन के साथियों को भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान का और आपकी जो हिस्सेदारी है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको इसमें निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और साथी ओम प्रकाश चौहान जी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, वो भी इस दल में, इस गठबंधन में शामिल हुए। धन्यवाद। चंद्रशेखर भाई, वामदेव मौर्य जी वामसिफ के उन्होंने कहा था कि आपका फोन उनके पास आ रहा है, जो गठबंधन बना है, ओवैसी साहब, कुशवाहा साहब और उनका, आप उनको अप्रोच कर रही है। उन्होंने भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में कहा। देखिए, मैं समझता हूँ सबको लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरे जो स्थापित दल हैं और जो स्थापित नेतृत्व, उनसे गठबंधन के जो अनुभव है बहुत अच्छे नहीं रहे और उनको गठबंधन के लिए मुबारकबाद, वो भी लड़े। और इस जनता को ये तय करना है कि जो चुनाव के बाद दिखेंगे भी, जो उनके साथ जाना है वो सभी दल के लोग हैं, या उनके साथ जाना जो 5 साल भी सड़कों पर खड़े थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ कि हमेशा इस बात को उठाते रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया। सतीश द्विवेदी जी पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, शिक्षा मंत्री पे, वो जेल होने चाहिए थे, जबकि उनको जेल ना भेजने के बजाय उनको आज भी स्थापित रखा गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पिछली सरकार है, जो सामाजिक न्याय की बात करती है या कानून व्यवस्था की बात करती है, वो झूठी है, निकम्मी है। और मुख्यमंत्री इतने कमजोर हैं, जो अपना मुख्य सचिव जो है वो खुद नहीं तय कर पाए। आप समझिए कि वो कितने ताकतवर मुख्यमंत्री, कमजोर मुख्यमंत्री, बस अहंकारी, तानाशाही है। जनता गोरखपुर की उनको जवाब दे। कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा मोर्चा 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, जो ऐसे साथी हैं जिनकी वो हम चाहते हैं उस समाज की आवाज जाए सदन में, ऐसे साथियों के खिलाफ हम प्रदर्शन लड़ाएंगे। उनकी घोषणा मैंने 4 दिन पहले कर दी। चंद्रशेखर जी, असद ओवैसी भी कई सारे छोटे छोटे दलों को मिलाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद की जाए आप उनके साथ जा सकते हैं? देखिए, मैंने कहा कि स्थापित दलों से मेरे अनुभव बड़े खराब रहे हैं, तो मैं अब जिन लोगों को नकार दिया गया उन्हीं लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अब ये लड़ाई आत्मसम्मान की और हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो ओवैसी का दल उसमें आता है कि नहीं? बैसाखियों का सहारा लेना अब छोड़ दिया है, तय कर लिया कि बैसाखियों के सहारे नहीं चलेंगे, अपनी मेहनत के भरोसे चलेंगे। आप भी जानते हैं कि हमने पिछले 5 साल काम किया। एक व्यक्ति आप बता दो जिसने हमारे मुकाबले काम, बस आप मुझे इसलिए नकार सकते हैं कि ना मेरे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, ना मेरी बुआ मुख्यमंत्री है, ना ही कोई मेरा रिश्तेदार जो है राजनीति में बड़े उच्च पद पे है। अदरवाइज अगर आप ये तय करें कि लीडर कैसा होना चाहिए, काम कैसा होना चाहिए, संघर्ष कैसा होना चाहिए, तो 5 साल में आप मुझे नहीं नकार पाओ, क्योंकि 2.5 साल मैंने जेल काटी है
और मेरा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, सिर्फ बहुजन समाज के हितों की रक्षा की लड़ाई थी। और जब जहां जिसको मेरी जरूरत थी मैं वहां खड़ा हुआ। सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे? देखिए ये आपके मोर्चे से कोई घोषित होगा सीएम कैंडिडेट? ये जो है गठबंधन के जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। हमने एक पूरा कमेटी बनाई है। मेरे बाद जब आपके सवाल हो जाएंगे तो उसको निर्णायक रूप में हमारे जो गठबंधन के सहयोगी साथी हैं, हमारे सीधे साथी, वो रखेंगे। इस गठबंधन का क्या नाम है और कितनी पार्टियां हैं अब तक? अभी तक 35 पार्टियां हैं और सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इस गठबंधन का नाम है। क्योंकि सत्ता तो सबको मिली है, लेकिन आज भी इस देश में गैर बराबरी नहीं खत्म हुई। आज भी यहाँ जाति, धर्म और पैसा, पावर देख के सम्मान मिलता है। मेहनत कश काम करने वाली कौम जो है, या मेहनती जो लोग हैं, हाथ के दस्तकार जो लोग हैं, उनको सिर्फ नकार दिया जाता है इस वजह से क्योंकि उनके पास पैसा, पावर नहीं। तो अब इसको बदलना पड़ेगा। ऐसी भ्रष्ट राजनीति में हम लोग काम नहीं करना चाहते और ये परिवर्तन का समय है। 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर कह गए थे कि वो हमारी है। इस देश के ताकतवर होने के समय बीजेपी ने इस देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और बांटने का काम किया है। इसलिए उनके खिलाफ ये मोर्चा विकल्प बनेगा। और मेरा विश्वास है कि अगले 4 से 5 दिन में जब हम जमीन पर उतरेंगे तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि वोट जनता को देनी। आप गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, सपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, आप बीजेपी को हराने और उनको हराने की बात करते हैं, तो ये कैसा समीकरण गोरखपुर की सीट पर? तो मुझे आप बस मात्र इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता है। तो विपक्ष ने सबसे ताकतवर नेता कौन सा उतारा है उनके खिलाफ? मैं तो चाहता हूँ, मैं तो सम्मान करता हूँ अखिलेश जी का, बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूँ, बहन जी का भी सम्मान करता हूँ। उनमें से कोई हिम्मत दिखाए वहां जाके उनके खिलाफ लड़े, और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो उनको वॉकआउट देने का काम ना करें। तो फिर भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि वो अपने प्रत्याशी को उतारें और हम जनता के भरोसे जाएंगे। हम अगर प्रत्याशी उतारते हैं तो आप बैठ जाएंगे? अगर वो प्रत्याशी उतारते हैं, देखिए, अगर वो अमिताभ ठाकुर साहब की तरह मुझे गिरफ्तार करेंगे तो मैं जेल से चुनाऊंगा। मेरे जेल के अनुभव बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत सीखा है। और अगर मुख्यमंत्री ये तानाशाही करने काम करेंगे, मैं जाऊंगा गोरखपुर, तो मैं जेल से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि जब मैंने एक बार जेल से समर्थन किया था तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का एक प्रत्याशी कैराना से लोकसभा का उपचुनाव जीता। मैं समझता हूं हमने काम किया है। अभी तक हमें अवसर नहीं मिला था चुनाव लड़ने का। जब हम चुनाव लड़े, पहला चुनाव बुलंदशहर उपचुनाव, तो हम 3 नंबर की पार्टी थे। समाजवादी आरएलडी गठबंधन 5वें नंबर पे था, कांग्रेस 4थे नंबर पे थी। बस इसलिए नकारा जा रहा है क्योंकि उनको पता है कि अगर ये व्यक्ति खड़ा होगा तो आप जो आज लुभावने वादे कर रहे हैं, कल इनको पूरा नहीं करेंगे और ये जनता के बीच रहेगा, आपकी तरह जो है महलों में नहीं छिपेगा। तो फिर ये आपसे जवाब मांगेगा और जवाब वो देना नहीं चाहते। चंद्रशेखर जी, गोरखपुर कहा जा रहा है जी, क्या आप अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारेंगे मैदान? नहीं, मैं चाहता हूँ वो सदन में जाएं तो मैं उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारूंगा और मैं गठबंधन के साथियों से अनुमति लूंगा कि उनके खिलाफ प्रत्याशी ना। चंद्रशेखर जी, गोरखपुर से अगर सपा अपना प्रत्याशी उतारता है योगी के खिलाफ, तो आप बैठेंगे या लड़ेंगे? मैं बैठने का काम तो करता ही नहीं। पिछली बार हुआ क्या था, जब मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने गया, माननीय काशीराम साहब को आदर्श मान के, तो बहन जी ने एक ट्वीट कर दिया था। मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को वॉकआउट दिया है, उसका नुकसान बहुजन समाज को उठाना पड़ेगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये स्पष्ट करूं कि ना मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये सोचिए, क्या अखिलेश जी को चुनाव के बाद कोई छू सकता है? ये बहन जी को छू सकता है? ना हम छूने देंगे। लेकिन जो आम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आम गरीब वर्ग के लोग हैं, आम जो दलित समाज के लोग हैं, उनको जो 5 साल सहना पड़ेगा इनकी गलतियों की वजह से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके साथ जो अन्याय होगा, सरकार करेगी भर्ती में घोटाले और हक मांगने पे लाठियों से पीटेगी, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नेताओं से ज्यादा उस समाज की चिंता कर रहा हूं, अपने थे पिछड़े समाज की, दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम और जो अन्य धार्मिक हैं, उन भाइयों की बात कर रहा हूं, उन परिवारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने अन्याय सहा और आज की व्यवस्था में न्याय न मिलने के कारण वो बेचारे खून के आंसू पी के बैठ गए इस सहारे से कि कुदरत उनको न्याय देगी। तो मैं समझता हूं कि ये बैठने का काम नहीं है, लड़ने काम है। क्या तो जो अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या तो वहां लड़ने जाएं, और लड़ने जाएंगे तो फिर वो ये भी तय करें, जैसा मैंने कहा कि उनके पास उनके खिलाफ लड़ने के मुद्दे क्या हैं। मैंने तो 5 साल उनके पास, मेरे में इतना बड़ा चिट्ठा है। जब मैं जाके वहां जनता के सामने रखूंगा, मैंने कल भी कहा था कि जाति के कारण हो सकता है 2 जातियों के लोग मुझे वहां वोट ना करें, लेकिन बाकी शूद्र वर्ण के लोग मुझे
वोट भी करेंगे और मुझे चाहेंगे भी कि मैं हरा के इनको जाऊं। और इतिहास गवाह है कि हमने पहले भी यहाँ इस देश में बड़े बड़े तानाशाहों को हारते देखा, और तानाशाह छोड़िए, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी हमने हार देखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी हारी एक क्रांतिकारी राजनारायण सिंह जी से, और अर्जुन सिंह जी हारे बाबू सुखलाल कुशवाहा जी से मध्य प्रदेश में। तो हमने तो बहुत बड़े बड़े लोगों को, और हमने कल भी अभी परसों बताया था कि 3 बार की मुख्यमंत्री, 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी हारी थी दिल्ली में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पीछे बड़ा कोई टैग नहीं है इसलिए मैं नहीं जीतूंगा, तो ये आप गलतफहमी पाल रहे हैं। जब मैं आज लिख के दे रहा हूं कि सरकार आजाद समाज पार्टी के मोर्चे की बनेगी और मुख्यमंत्री आजाद समाज पार्टी के मोर्चे का बनेगा, आप ध्यान रखिए। चंद्रशेखर जी, एक सवाल ये है कि एक मोर्चा का कल अनाउंस हुआ और एक आज हो रहा है, तो कहीं इससे बीजेपी को फायदा तो नहीं होगा? देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने जितना प्रयास करना था किया था। अब मैं समझता हूं कि अगर इस तरह मैं वॉक ओवर देता रहूंगा सब लोगों को, तो ये भ्रष्ट लोग सरकारों में अगर आ भी जाएंगे तो जनता का भला नहीं करेंगे। आप उनसे पूछेगा, मैं अखिलेश जी का बहुत सम्मान करता हूं, पूछे कि 13 पॉइंट रोस्टर जो है वो किसने लागू किया था उत्तर प्रदेश में? क्या उनके पास जवाब है? क्या उनके पास जवाब है? प्रमोशन में रिजर्वेशन पे जो अन्याय हुआ था शेड्यूल कास्ट के अधिकारी कर्मचारियों के साथ, जो उनका डिमोशन हुआ और खून के आंसू उन्होंने रोए, क्या उनको इस पर तकलीफ है? मैं भैया का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आज भी सरकार हमारे लोगों को राशन देके उनके शासन करने की क्षमता को छीनना चाहती है। तो यानी कि आज भी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुई। चंद्रशेखर जी आपने कहा था कि आप जब विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे तो एक भी सवर्ण प्रत्याशी नहीं उतारेंगे चुनाव में। अभी उस फैसले पर कायम है या कुछ संशोधन हुआ? देखिए, मैं अपने आंदोलन पे जो माननीय काशीराम साहब ने तय किया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे कायम हूँ। यही लड़ाई तो मेरी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वो बहुजन समाज पार्टी से थी, उन्होंने सारा जो कार्यभार है वो सतीश चंद्र मिश्रा जी को सौंप दिया। और सतीश चंद्र मिश्रा जी अगर इस लड़ाई को, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे? तो मैंने ये बताया कि हम अपने दल से नहीं लड़ाएंगे, अगर क्योंकि गठबंधन धर्म का सम्मान करना है। अगर हमारा कोई और साथी लड़ाएगा तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मेरी किसी जातिगत लड़ाई नहीं है। अब मैं उन लोगों के हाथ में सत्ता चाहता हूं जिन लोगों को, क्योंकि माननीय काशीराम साहब का जिनका दल होगा उनका बल होगा, और जिन पे बल होगा उनकी समस्याओं का हल होगा। तो जब हमारी समस्या का हल कोई दूसरा नहीं कर रहा है, जिन समस्याओं, जैसे जाति से हमें समस्या है, जाति के आधार पर हम तोड़े गए, आज जाति के आधार पर हम भाईचारा बना रहे हैं। जाति के आधार पर जो हमें, हमारे साथ एट्रोसिटी होती है, शोषण होता है, जाति के आधार पर हमें अपमानित किया जाता है, तो इससे अगर किसी को समस्या है तो हमें, तो इसका निराकरण कौन करेगा? हम करेंगे। तो अगर गठबंधन धर्म निभाने के लिए गठबंधन के साथियों के साथ खड़ा होना पड़ा तो मैं उसका सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का, सभी जातियों का। लेकिन हमारा दल लाइन खींच के 85% बनाम 15 की लड़ाई लड़ेगा। ऐसे नहीं कहेंगे जैसे मंच से कह देते हैं कि लड़ाई, एक कहते हैं 80 और 20 की है और दूसरे कहते हैं 85 और 15 की। अखिलेश जी हाथ उठा के, मैं सम्मान करता हूं भैया का कि मैं 85% का नेता हूं। ये फरसा उठा के क्या बहुजनों के गले काटने की तैयारी है? ये नहीं चलेगा। बार-बार कह रहे हैं मैं सम्मान करता हूं भैया का, सम्मान करते हैं। गोरखपुर पे वोटर, किसका वोट आपको सबसे ज्यादा मिलेगा? देखिए, मैंने कहा ना, जो अब ये एक चर्चा है कि बीजेपी के खिलाफ बहुत लोग हैं। मैं भी मानता हूं बीजेपी ने ऐसे काम किए, लेकिन बात यह है कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कारण से मुझसे, जैसे मैंने कहा, जाति बड़ा फैक्टर है, हो सकता है मुझे वोट देना ना पसंद करे, लेकिन वहां के जो कायस्थ समाज के लोग, जो जिनकी एक हिस्सेदारी हुआ करती थी, पंडित जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रहे, आज वो समाज हासिब है। उनको जब मुख्य सचिव बनने की बारी आती है तो डेपुटेशन हो जाता है दिल्ली से, मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होता। तो मैं समझता हूं हमारे जो बनिए भाई, जो शूद्र वर्ण में आते हैं, जिनको जो बेचारे सताए गए, ये तमाम जो बड़ी बड़ी जातियां वहां, और फिर ये पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग, ये लोग जिन्होंने मुझे लड़ते हुए देखा, वो मेरी मदद करेंगे। और वो माएं जिन्होंने इस सरकार का तांडव देखा, क्या ब्राह्मणों की हत्या नहीं हुई? तो उनकी भी हत्या हुई है। उनको नहीं पता कि कौन आदमी योगी जी को के साथ लड़ रहा था। तो मैं समझता हूं जो सामाजिक न्याय को मानता होगा और जो ये मानता होगा कि जाति योग्यता नहीं होती, वो मुझको वोट देगा। चंद्रशेखर भाई, आपने कम से कम 7 बार कहा कि अखिलेश भैया का मैं सम्मान करता हूँ, इसी पीसी में शायद 7वीं बार कहा है। तो मतलब कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, चुनाव के बाद आप फिर भैया के साथ हो सकते हैं, ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, दरवाजे अभी खुले हैं, थोड़ा सा बीच की रुकावट है। आप चाहते हैं मैं उनसे लड़ूं? मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, मैं तो पहले कह चुका।
मुझसे ज्यादा स्वाभिमानी आदमी जो अपने स्वाभिमान को ताक पे रख के बीजेपी को हराने के लिए उनके पास गया था, और मेरे साथ और भी ठगे हुए लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोग इस बात को जानते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन मुझे अब उनसे कोई शिकायत नहीं, मैं तो उनके लिए उनकी दीर्घायु की मंगल कामनाएं करता हूँ। उनसे कहता हूँ वो अच्छी तरह लड़े, और सबको लड़ने का अधिकार है। लोकतंत्र इसकी खूबसूरती तो यही है ना। अब आप देखिए मौर्य जी समाजवादी पार्टी में है और उनकी बेटी बीजेपी में, तो समझिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ आपको। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसका जहां दिल करे वो वहां जाके लड़े। तो हमारा दिल मिल गया है। ये जो हमारे साथ लोग बैठे हैं, देखो सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, गजब की बात देखो आप, सब मुझसे बड़े हैं, लेकिन सबका हाथ जो है मेरे सर पे है, सबका आशीर्वाद मुझे है। तो मैं समझता हूँ जिनके पास इतनी माओ का, बहनों का और बुजुर्गों का, सामाजिक नेताओं का हाथ हो जिसके सर पे, वो हारेगा नहीं। और मैंने धोखा देना सीखा नहीं। आपने पिछली बार एक बात कही थी कि अगर अखिलेश यादव पब्लिक फोरम से ये कहें कि चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई में मेरे साथ आए और वो मुझे एक भी सीट ना दें तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उनसे पूछा तो बोले कि मैं बोल तो रहा हूँ मेरे छोटे भाई आ जाएं मेरे साथ में। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप भी मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरा छोटा भाई है, ये मेरे चाचा है। नहीं आपने कहा और ये था ना। मेरे इसी में एक सवाल मेरा भी है कि आपने ओम प्रकाश राजभर को हमेशा बड़ा भाई माना है और ये भी कहा है कि जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो आपने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया था, क्या उनसे बात हुई आपकी? देखिए जैसा पहले भाई ने सवाल पूछा, तो ऐसा ही मैं कह रहा हूँ, आप भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे चाचा हैं, ये भी मेरे भाई हैं। मैंने सम्मान की बात की थी, तंज की बात नहीं की थी। हाँ, उसी पॉजिटिव नोट पे उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई यहाँ आए साथ में। मैं फिर कह रहा हूँ कि लड़ाई तो स्वाभिमान सम्मान की है, तो हम बीजेपी के खिलाफ भी लड़े। अगर वो एक बार फिर से बोल देते कि वो मेरे छोटे भाई आ जाए मेरे अब ये साथ तो ये गठबंधन खत्म कर लेंगे। सोचेगा गठबंधन के नेता जो आदेश करेंगे हम उसका सम्मान करेंगे। एक सवाल इधर से- लोकतांत्रिक, आपको पता है उन्होंने एक चीज क्या कही थी कि चंद्रशेखर ने किसी को फोन किया। हाँ चंद्रशेखर को किसी का फोन आया, उसके बाद गठबंधन नहीं हो पाया, ये उनकी शब्द। हाँ, की बात बन गई क्योंकि थी। हम लोकतांत्रिक हैं। आपने जिस फैसले के साथ हम आपके पास आए, जिस प्रस्ताव के साथ, और आप उससे ना के बराबर चले जाए। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप जिस भी मीडिया में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ 30,000 रुपए सैलरी मिल रही है, मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, और आप मेरे पास आ जाए और आप कहेंगे सर मैं आगे काम करने, और मैं आपसे कहूँ कि 2,000 रुपए दूंगा, करना है तो कर ले, तो शायद आपको भी ये ना के बराबर प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पूछा भीम आर्मी के जो हमारे नेता राष्ट्रीय कोर कमेटी के, आजाद समाज पार्टी के, कि अब ये प्रस्ताव चेंज हो गया है, अब आपका क्या आदेश है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि फैसला आपका है। तो मैंने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं। तो मतलब उन्होंने आपके साथ छल किया, धोखा दिया। मैं तो कह चुका हूं। 50 सीटों की मांग की थी। आप मेरे जख्म को रेत रहे हैं। आप उन्होंने आपको धोखा दिया ना, ये हम मतलब निकालें। मैं तो कह चुका हूँ। उन्होंने 2 सीटों का नाम भी लिया, गाजियाबाद और एक और सीट का नाम लिया, ऑफर किया था, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। उनके पास एक कॉल आता है, उसके बाद उनका मूड चेंज हो जाता है। वो कॉल किसका था, क्या आप बता सकते हैं? तो कॉल भीम आर्मी के हमारे लीडरशिप का था, जिनको हमें बताना था, क्योंकि चंद्रशेखर तो सिर्फ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, इस गठबंधन का भी एक सिपाही है। हम बहुत अहंकारी नहीं है भाई। एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे अपनी हैसियत जानते हैं, और कहां से उठता है आप आइडिया नहीं लगा सकते। इस लखनऊ में मैं घूमा हूं पैदल पैदल, और यहाँ मैंने कल अपने साथियों को बताया कि शौचालय है। वहां मैं जब रैली में आता था ना बहुजन समाज पार्टी की, तो वहां मैं नहाने जाया करता। 10 रुपए में एक साबुन की टिक्की देते, कपड़े अपने लेके आता तो वहां नहाने जाता। तो आज तो मेरी हैसियत मेरे समाज ने इतनी बनाई कि मुझे यहाँ रहने के लिए उन्होंने एक मकान भी दे दिया कि आप यहाँ रह लो, और मेरे गोरखपुर जाने से पहले उन्होंने मेरे लिए वहाँ मकान की व्यवस्था कर दी। तो मैं तो धन्यवाद करता हूँ समाज का। मैं फिर कह रहा हूँ कि उससे बड़ी बात मैंने उनको दोहरा के दी थी कि आप सह सम्मान बुलाओ ना, तो सिर्फ लड़ाई तो स्वाभिमान सम्मान की है ना। कल जब इलेक्शन में का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको कहाँ ढूंढेंगे बताइए ना। ये जनता जिसने 5 साल मार खाई है, जिसने महंगाई की मार झेली है, ये जनता आपको कहाँ ढूंढेगी? नहीं मिलेंगे नेताजी, मिलेगा तो चंद्रशेखर राज था, कभी पहुंचे। थैंक यू। और साथी कोई सवाल हो, कंक्लूड करवा देता हूँ एक बार। हमारी तरफ से बघेल साहब जो हैं, जो सीनियर नेता हैं हमारे, वो इसको कंक्लूड करेंगे, और राजकुमार सैनी जी और बाबूराम पाल जी अब 1-1 मिनट के लिए अपनी बात रख के इसको कंक्लूड कर देंगे। तीनों हमारे सीनियर नेता, बाकी है तो सब लोग सीनियर नेता ही, लेकिन मैं इनसे आज्ञा चाहता हूं क्योंकि मीडिया के लोगों को भी जाना है, और मुझे भी जो है ना पीठ दर्द से मैं परेशान हूँ, आप सब लोग जानते हैं। तो पहला कंक्लूड जो है बाबूराम पाल जी से लेंगे कि वो इसको वो करें। बोलिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो मोर्चा है, यह संघर्षवादियों का मोर्चा है, क्योंकि जितने लोग हैं, जैसा कि भाई ने कहा कि कोई राजघराने से ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, हर नेता इसमें से संघर्ष करके आगे आ रहे हैं, और ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं हम धोखा खाए हुए लोग हैं, राजनीति के
नाम पे जो पिछड़ों के नाम लेकर के पिछड़े समाज के नेता अगड़े हो गए हैं, खास करके इनसे धोखा खाए हुए लोग हैं। तो अब हम सभी गरीब पिछड़े वंचित शोषित समाज की लड़ाई, हम समाज के लोग, पिछड़े वंचित शोषित समाज के लोग, हम लोग अपनी लड़ाई हम लोग स्वयं लड़ेंगे, अपनी भागीदारी स्वयं लेंगे, अपनी मान सम्मान स्वयं बढ़ाएंगे, अपने माताओं बहनों की रक्षा हम स्वयं करेंगे। इसी सिद्धांत से हम सब भाई चंद्रशेखर जी के साथ मजबूती के साथ आज हम लगे हुए हैं। और हम तो एक कदम चंद्रशेखर भाई से निवेदन करते हुए आगे कहूंगा, भाई ने कहा कि यह मोर्चा 2024 के लोकसभा तक रहेगा। ये मैं कहना चाहूंगा अगले 27 के विधानसभा तक रह करके संकल्पबद्ध होकर के हम इस परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनाने तक संकल्पित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। पिछले 3 दिन पहले मेरठ के अंदर जो हमने 12 पार्टियों को मिला करके आज देखना, उस 12 पार्टियों का जो आह्वान था आज वो 35 पे चला गया। और ये लड़ाई हमारी कोई जातियों के नाम से नहीं है, ये वो वंचित और शोषित लोग हैं जिन लोगों को अभी तक हाशिए पर रखा गया, सिर्फ वोट बैंक के तौर पे यूज किया गया। अब ये वोट बैंक नहीं है, ये लोग अपना हक चाहते हैं और हक की लड़ाई है, मान की और सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब भाई चंद्रशेखर और हमारे साथ में चाहे ईश्वरलाल जी और दूसरे चौहान जी, रामपाल जी और अपने महेंद्र यादव जी, सुलेमान साहब और हाँ, मैं सबके नाम जानता हूँ। हमारे साथ में बैठे हैं साहब सिंह धनगर जी, अहमद सुलेमान जी और न्याय पार्टी के हमारे HP सिंह पांचाल जी, महेंद्र सिंह यादव जी किसान दल से, और सुग्रम बाल कश्यप जी बैठे हैं हमारे साथ में, जो है ना इधर ईश्वरदयाल सेठ बैठे हैं, शत्रुघ्न निषाद जी बैठे हैं, अमर सिंह चौहान जी बैठे हैं, और हमारे साथ में पीछे जो है ना 3-4 आदमी जितने भी है जो है सारे यहाँ पर बैठे हैं। हमारे डॉक्टर खान बैठे हैं, ये सारे एक हमारे साथ में एक पार्टी और भी है भारतीय एकता मंच, जो नदवी साहब के लोगों का भी आश्वासन हमारे साथ है। हम सब सिर्फ एक मान और सम्मान और हकदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे कप्तान जो है ना, इस बात चंद्रशेखर जी जब मुख्यमंत्री के सामने योगी जी के सामने जाएंगे, हम सब एक बार ये बता देंगे कि योगी जी आप तो योग करो, अब आप जो है ना समाज में इस काम के लिए नहीं, आप अपना योगाभ्यास के जरिए जो है ना समाज को दिशा दो, मठों में आप अब काम करो, अब हमारा जितना शोषण आपने करना था वो कर लिया। इस सब के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ में जो है ना सारे भाई साथियों, 75 वर्ष की आजादी में, ये इम्पोर्टेंट है, फिर आप बातें पूछो क्या हुआ। 75 वर्ष की आजादी में इस देश में विद्यमान सभी धर्मों, वर्गों, जातियों, समुदायों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली। उस हिस्सेदारी को दिलाने के लिए ये सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और इसके माध्यम से और भाई